ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग जहां शुरुआत में हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि जो प्लानिंग के वक्त हमने सारी की सारी चीजें प्लान की थी, उस काम को करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा मेन रिसोर्स क्या है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारे एम्प्लॉइज। तो बेसिकली हमारे एम्प्लॉइज को सही तरीके से मैनेज करने के लिए हम बेसिकली इनके वर्किंग रिलेशनशिप्स को क्लियर करते हैं कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है। और ऑब्वियसली ये सब कुछ करने से पहले तो हम अपने काम को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं मतलब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हमारे पास कितने काम हैं, वो हम हमारे पास कितने काम हैं, सिमिलर नेचर के काम को डिवाइड करके हम उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, नहीं कि डिपार्टमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। यानी ऑर्गेनाइजिंग वर्ड को ध्यान में रखते हुए आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए कि हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। किन चीजों को ऑर्गेनाइज करना है? काम को और लोगों को। काम को ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि मैं अपने सबसे पहले तो भाई काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके क्या क्या काम है। फिर उसके बाद में आपको अलग अलग काम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। जैसे कि अगर हमारा टेक्नोलॉजिकल बेस्ड बिजनेस है तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जरूर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा टेक बेस्ड बिजनेस नहीं है तो ऑब्वियसली उस चीज की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जरूर चाहिए हमारा। तो बेसिकली हमें अपने काम को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा। ये तो हुई काम की बात। अगली बात लोगों की, यानी जो लोग हम देख रहे हैं, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो उनको बेसिकली अच्छे तरीके से ड्यूटीज असाइन करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, उनके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अच्छे से क्लियर कर जाएं। तो ये दो बातें हम लोग डिस्कस करते हैं मेनली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, जहां ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस चैप्टर का काफी ज्यादा एक मेन हिस्सा रहने वाला है। नाम उम्मीद करता हूं सभी ने सुना भी हुआ होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये क्या है फंक्शनल डिविजनल, ये अभी इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे हम। तो बेसिकली हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक तैयार करते हैं एम्प्लॉय लोगों के इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप मतलब कौन किसका सुपीरियर है, सबॉर्डिनेट है। तो बेसिकली यहां ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिपार्टमेंट्स बनाने की बातें की जाती हैं, ड्यूटीज असाइन करने की बातें की जाती हैं, रिलेशनशिप्स को क्लियर करने की बात, सबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप क्लियर करने की बातें की जाती हैं मेनली। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले हम अपनी दो बातें करती हैं काम से रिलेटेड। काम से रिलेटेड मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या काम हैं, उनको डिवाइड करते हैं उनके नेचर के हिसाब से। एक तरह के काम को एक जगह ग्रुप करते हैं, जैसे कि सेल्स और मार्केटिंग एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो उनको ग्रुप करके इवन एक डिपार्टमेंट भी बनाया जा सकता है। परचेज और प्रोडक्शन काफी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड है। परचेज करना रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन करना उसी को प्रोसेस करना। इवन दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट भी बना सकते हो, कंबाइन भी किए जा सकते हैं। तो हम अपने सबसे पहले काम आइडेंटिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सिमिलर नेचर की जॉब्स को कंबाइन करते हैं और फाइनली डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट बनाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाते हैं, HR डिपार्टमेंट बनाते हैं। क्या होता है ये HR डिपार्टमेंट? हाँ, जो स्टाफिंग का काम करते हैं, जो एम्प्लॉय रखते हैं, एम्प्लॉयज निकालते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी तय करते हैं, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग वगैरह का काम करते हैं वगैरह वगैरह। खैर, इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था कि एक हिस्सा है आपका काम का और एक हिस्सा है आपके लोगों का यानी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो जितने भी आपके लोग हैं उनको आप ड्यूटीज असाइन करोगे कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या काम है और किसको किसको रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को आप क्लियर करोगे। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, छोटा सा स्टेप है, प्रोसेस है, 4 स्टेप्स के अंदर ही आपका खत्म हो जाता है। देख लें, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, छोटा सा ये तो। हाँ भैया, याद है सेकंड वाला और फोर्थ वाला? सेकंड वाला तो है डिपार्टमेंट बनाना, जो हमने काम अपने आइडेंटिफाई किए थे उन काम को ही देखने के बाद हम पता लगाएंगे कि हमें कितने डिपार्टमेंट की जरूरत है। अगर हमारा टेक बेस्ड बिजनेस है तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जरूर बनाएंगे। टेक बेस्ड बिजनेस नहीं है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इतनी जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से जरूर बनाएंगे। अगर हम फिलहाल के लिए नई कंपनी है तो मे भी हो सकता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी जरूर बना ले हम लोग, क्योंकि अभी ब्रांड वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर हमारी। तो इस तरह से हम अपने काम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद में उसके हिसाब से हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं अंडर डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये दोनों बातें चल रही हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी ड्यूटीज असाइन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे, क्या काम धंधा है आपका, क्या काम करोगे आप। दूसरी बात, आप रिपोर्ट किसको करोगे और आपको रिपोर्टिंग किससे लेनी है, यानी कि आपका सुपीरियर कौन है और आपके नीचे सबॉर्डिनेट कौन है। तो ये सब कुछ रिलेशनशिप क्लियर कर देते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये वाली बात है। तो
आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भैया, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा आसान। हम चीजों को जब ऑर्गेनाइज करते हैं यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जहां हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते किस लिए हैं, जिससे कि सेल्स डिपार्टमेंट अलग से बना दे हम, तो सभी जो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग होंगे वो सेल्स कर करके सेल्स में काफी एफिशिएंट हो जाएंगे। तो बेसिकली सबसे ज्यादा बड़ा फायदा, बड़ी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम यहां पर डिपार्टमेंट बनाते हैं अलग अलग, तो एक डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ये इस तरह से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी काफी क्लियर कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्लैरिटी रहती है वर्किंग रिलेशंस के अंदर कि कौन किसका सुपीरियर है, हमें कहां बेसिकली किसको रिपोर्ट करना है और मुझे किससे रिपोर्टिंग लेनी है। रिसोर्सेज की वेस्टेज ऐसे में कम हो जाती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बेहतर हो जाता है, चीजों को चलाने का तरीका हमारा बेहतर हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई बदलाव करना है वो भी हम इजीली कर पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये पर्सनल है क्या? पर्सोनेल, पर्सोनेल मतलब हाँ, यानी हमारे एम्प्लॉइज, तो पर्सोनेल मतलब हमारे एम्प्लॉइज। तो किसकी बात चल रही है? एम्प्लॉइज की बात चल रही है कि भैया एम्प्लॉइज की भी डेवलपमेंट होगी। कैसे डेवलपमेंट होगी? अच्छे से वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर रखेंगे तो वो भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ही काम कर पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, परेशानियां उन्हें इतनी ज्यादा नहीं आती है, तो उनकी भी डेवलपमेंट होने के चांसेस हो जाएंगे हमारे। देन इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि इस चैप्टर का बहुत 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 ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके कि आपको फायदे और नुकसान भी जरूर करने हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, अगर आप अपने फंक्शंस के बेसिस पे, फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सेल हुआ, परचेज हुआ, इस तरह की चीजें हुई, तो अगर आप सेल परचेज यानी सेल्स डिपार्टमेंट अलग बना रहे हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग बना रहे हो, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, ये सारी चीजें काम है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें काम है। तो अगर इस तरीके से आप स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। और अगर आप प्रोडक्ट के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, जैसे एक कंपनी अगर शूज भी बनाती है और मोबाइल एसेसरीज भी बनाती है, हैंड फ्री भी बनाती है, डेटा केबल भी बनाती है, तो शूज भी बनाती है, डेटा केबल भी बनाती है, तो अगर इस तरह की कोई कंपनी है तो वो अगर प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी अलग अलग जगह अलग अलग ही डालनी पड़ेगी फैक्ट्री भी। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही फैक्ट्री में जूता भी बन रहा है और उसी के लेज की मदद से डेटा केबल बना दी, तो ये है ना। तो अगर अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन बना दिए जाएं, अलग अलग फैक्ट्री डाल दी जाए, जिस सिचुएशन के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि अगर शूज का सेगमेंट है वो अलग रहेगा, मोबाइल एसेसरीज का सेगमेंट अलग रहेगा, इवन 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 इनका परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, इनका परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट और इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग अलग भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो कॉमन हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली अलग ही रहेगा। तो इस तरीके की बातें हैं। तो कुल मिला के अगर फंक्शन के बेसिस पे बाइफर्केशन रहे तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर, और अगर प्रोडक्ट के हिसाब से रहे तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे कि मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, अगर अलग अलग चीजों में हम डील कर रहे हैं तो उस बेसिस पे जब हम डिवीजन करते हैं तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर। इनके फायदे नुकसान जरूर पढ़ने हैं आपको, समझ गए ना। तो इनके फायदे नुकसान जरूर पढ़ने हैं पेपर के अंदर। इससे केस स्टडी आपकी मान के चलो इस चैप्टर से काफी बार आती है, और जब केस स्टडी आती है तो पहला काम तो होता है यही आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो तो हो जाता है आइडेंटिफाई। सेल, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, अगर फंक्शन के बेस पे होगा तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट के बेस पे होगा तो डिविजनल स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई तो हो जाता है, अगली बात तो याद करने की है, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो याद करनी पड़ेंगी, घर पर बैठकर याद करें, जो समझ में ना आए तो वो पूछ लें। आगे बढ़ता हूं, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आमतौर पर एक कंपनी के अंदर, एक फर्म के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो फॉर्मल होता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो इनफॉर्मल होता है, नहीं 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 नहीं, दोनों के दोनों होते हैं। हाँ, किसी कंपनी के अंदर फॉर्मल ज्यादा होता है, इनफॉर्मल कम होता है, किसी में इनफॉर्मल ज्यादा होता है, फॉर्मल कम होता है। क्या बातें चल रही है जरा सुनते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आमतौर पर आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन कर दी जाती हैं, जहां हम मेनली बारंबार बातें चिल्लाते हैं रूल्स की, रूल्स रेगुलेशंस, ये काम ऐसे करना है वैसे करना है, जहां रूल्स को फॉलो किया जाता है वो चीज कहलाती है आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ रूल्स की बातें की जाए, सिर्फ आपकी बाउंड्रीज, आपकी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की ही बातें की जाए, अगर ये वाली बातें नहीं हो कि और भाई कैसा है ना, अगर इस तरह की बातें ना हो, जोक्स ना हो, जो आमतौर पर एक कंपनी के अंदर एक बॉस होता है वो नॉर्मली फ्रिक्वेंट बेसिस पे बीच बीच में अपनी टीम को अक्सर लंच पे लेके जाते हैं बाहर,
कई बार घुमाने के लिए लेके जाते हैं, आउट ऑफ दिल्ली लेके जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी वाले तो आउट ऑफ इंडिया ही लेके चले जाते हैं। तो कुल मिला के ये वाले काम होते हैं तो ये किस लिए होते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय लोग मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर थोड़े रिलैक्स रहें। जो आमतौर पर कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बॉस कई बार अलग तरीके से, एक तो होता है फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन की हाँ गुड मॉर्निंग, एक होता है कि और भाई क्या हाल है ना। अब खैर बॉस भाई तो नहीं बोलेगा, वो तो यही बोलेगा कि और जी कैसे हो, मतलब ऐसे कई बार इस तरह की बातें इस टोन के अंदर बोल दी जाती हैं। तो ये क्या, आपसे जुड़ाव महसूस करवाने के लिए, बेसिकली थोड़ा साइकोलॉजिकल मोटिवेशन देने के लिए, जो आमतौर पर बॉस अपने एम्प्लॉइज के साथ भी करता है और एम्प्लॉइज आपस में भी करते हैं। तो जो लोगों के बीच में उनके आपसी इंटरेक्शन से एक नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस बनते हैं आपस में, तो वही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये दोनों ही चीजें होती हैं। कहीं पर फॉर्मल ज्यादा, रूल्स एंड रेगुलेशन की बातें ज्यादा रहती हैं, इनफॉर्मल यही कि नॉर्म। तो बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल दोनों ही हर एक कंपनी के अंदर फॉल करते हैं, आगे ही बढ़ जाते हैं। खैर वो लिखा भी हुआ है लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों की दोनों काफी ज्यादा जरूरी चीजें, ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर। इससे भी जो आती है केस स्टडी, तो या तो केस स्टडी आपके वो फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर से आना तय है, कंफर्म है कि आएगी ही आएगी, और या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आएगी ही आएगी, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जहां डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है आसान भाषा में, तो वही कि अपना काम खुद ना करके किसी और को दे देना, अपना काम खुद ना करके किसी और को दे देना। कारण क्या हो सकता है, हमारे ऊपर वर्क बर्डन थोड़ा ज्यादा होगा, हमारे ऊपर वर्क बर्डन थोड़ा ज्यादा होगा। अपना वर्क बर्डन रिलीज करने के लिए किसे दिया होगा, अपने सुपीरियर को दिया होगा तुमने, खैर तो अपने सबॉर्डिनेट को दिया होगा जो हमारे नीचे काम करता है। तो बेसिकली अपना काम खुद ना करके किसी और को दे देना, अपनी अथॉरिटी दे देना। लेकिन क्या पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी दे देना, यानी अपनी पूरी पावर दे देना, तो जवाब है ना। तो माना हम अथॉरिटी सामने वाले को भी दे देते हैं, अपने सबॉर्डिनेट को भी दे देते हैं, लेकिन अपने पास भी रखते हैं। क्या जिस दौरान वो काम जब मेरे पास था, क्या तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पास थी या नहीं, तो थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या, काम करने के बाद की जवाबदेही, आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे पास थी। अगर मैंने डेलीगेट कर दिया उस काम को, ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे इंसान को, अपने सबॉर्डिनेट को, तो क्या इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, मेरी आंसरेबिलिटी खत्म हो जाएगी मेरे सुपीरियर को, तो जवाब है ना। मेरा सुपीरियर तो बाद में भी मुझसे ही पूछेगा, सीधी सी बात है। मैं किसी और से करा रहा हूं या खुद कर रहा हूं, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। यानी मुद्दे की बात क्या, कि पहली बात तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर होता क्या है, डेलीगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन वर्ड का मतलब ट्रांसफर कर देना। क्या ट्रांसफर कर देना, अथॉरिटी ट्रांसफर कर देना। हालांकि क्या आप खाली अथॉरिटी ट्रांसफर करते हो, जवाब है ना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हो सामने वाले पर्सन को कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, आपको काम करना है। और क्या आप पूरी तरह से ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देते हो, तो जवाब है ना। आपके पास भी तो रहेगी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास भी अभी भी पावर है। किस बात की पावर, कभी भी चाहोगे तो वापस उससे काम ले सकते हो, कभी भी चाहोगे तो किसी और को काम दे सकते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी भी है, सुपीरियर तो अभी भी हमसे ही पूछने वाला है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, तो ग्रांट कर देना अथॉरिटी, पावर, किसे, सबॉर्डिनेट को, टू ऑपरेट विद इन अ प्रिस्क्राइब लिमिटेड, कि अपनी हद में रहना, भूल मत जाना तुम कौन और मैं कौन, है ना, प्रिस्क्राइब लिमिट में। कभी सोचो कि हाँ ये पावर तो मेरे पास थी, मैंने तुझे दे दी तो तू बन गया पावरफुल, ना, है सबॉर्डिनेट ही रहेगा, ठीक है जी, ऐसे करके। तो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ही ट्रांसफर की जाती है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। मॉनिटर अच्छा चलो खैर, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स रहते हैं हमारे, अथॉरिटी जो ट्रांसफर की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आंसरेबिलिटी भी दी जाती है। खैर आमतौर पे डेलीगेशन से फायदा क्या होता है, तो उम्मीद करता हूं समझ ही सकते हैं। विदाउट डेलीगेशन सारा काम खुद से करेंगे तो वर्क बर्डन काफी ज्यादा रहेगा। अपना काम खुद ना करके और लोगों को दे दिया तो सारा वर्क बर्डन तो उनके ऊपर आ जाएगा। हम क्या मत जाने लाइफ आराम से जिएंगे, खाली मैनेज करेंगे, खाली फॉलो अप करते रहेंगे कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस बात खत्म। तो डेलीगेशन करने से ये फायदे रहते हैं। खैर तो डेलीगेशन से क्या फायदे रहते हैं, जो हमारे वर्कलोड होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है। और इवन जो एम्प्लॉय हैं, भाई आप अपने सबॉर्डिनेट को काम दे रहे हो तो वो अब काम में कुछ वक्त के लिए अब माहिर होता चला जाएगा धीरे धीरे। आप जितना कम काम उन्हें दोगे, उन्हें काम करने की आदत ही नहीं रहेगी। तो जितना ज्यादा आप डेलीगेट करते हो, आप अपने एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट कर रहे होते हो। क्विक और बेटर डिसीजन ले पाओगे आप, क्यों, क्योंकि आपने जो बेवजह के काम थे, थोड़े बल्कि नेचर के, लेबरस नेचर के काम थे, वो आपने डेलीगेट कर दिए हैं। तो मेन कोर इशू पर ध्यान देने का ज्यादा वक्त है आपके पास,
जल्दी फैसले ले सकते हो, अच्छे फैसले ले सकते हो। हाई मोरल ऑफ अ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट के बीच में भी एक बेटर मोरल यानी कि एक मोटिवेशन वाली फील आती है कि ठीक है जी हमें भी लगातार काम मिल रहा है, मेन काम का हम भी पार्ट हैं। जैसे बहुत सी कंपनीज के अंदर आमतौर पर जो लोग होते हैं जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड से रहते हैं कि पता नहीं क्या छोटू बना के रखा हुआ है, बस फोटोकॉपी कराते रहते हैं, बस इधर उधर चेक देने के लिए भेज देते हैं, कोई मेन काम तो देते नहीं, ये टाइपिंग का काम दे दिया है बस टाइपिंग करते रहो। ये कोई काम होते हैं कि फिजिकल टेक्स्ट को देखकर बस टाइपिंग करते हो, ये कोई काम होते हैं कि इससे मेरी कोई स्किल इंप्रूवमेंट हो रही है? तो आमतौर पे इस तरह की प्रॉब्लम मतलब होती है, बहुत लोगों के साथ में होती है कि उनको काम ही दिए जाते हैं इस तरह के छोटू नेचर के। तो इससे क्या होता है, उससे तो उनका मोरल डाउन होता है। लेकिन जब कहीं भी मेन काम में इन्वॉल्व किया जाता है एम्प्लॉय को तो उससे उसका हाई मोरल हो जाता है। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में मदद मिलती है क्योंकि हमारे ऊपर से वर्क बर्डन कम हो गया है, तो अब हमारा मेन काम ही है सिर्फ और सिर्फ क्या, चीजों को मैनेज करना। चीजों को मैनेज हम बेटर वे में कर पाते हैं। जो सेकंड टर्म है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्या है बेसिकली, जरा आराम से, जो डेलीगेशन है वो एक छोटी टर्म है, ये छोटा बादल, ठीक है भैया। जो डेलीगेशन है वो एक छोटी टर्म है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक बहुत बड़ी टर्म है। डेलीगेशन का मतलब होता है अपना काम खुद ना करके किसी और को कराना। क्या एक बार अगर आपने खुद का काम खुद ना करके किसी और से करा लिया, क्या हर बार कराना पड़ेगा? क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है। अथॉरिटी तो मेरे ही पास है ना, हमने कहा था ना उसे कि भूलना मत तू कौन है। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि हर बार मैं डेलीगेट करूं, और जरूरी नहीं कि हर बार मैं उसी को डेलीगेट करूं। मेरी मर्जी, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं दूसरी बार किसी और को भी डेलीगेट कर सकता हूं, और मैं दूसरी बार में भी हो सकता है डेलीगेट ही ना करूं। यानी जो डेलीगेशन है वो तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, जो कभी होती है कभी नहीं होती है, ऐसे करके। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो क्या है, वो तो कंपनी की पॉलिसी है। वो क्या है, वो एक कंपनी की पॉलिसी की तरह एग्जिस्ट करती है। और कंपनी की पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा फैसला जो कंपनी के एक हिस्से पर अप्लाई नहीं होगा बल्कि थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन पूरे के पूरे हिस्से पर अप्लाई होने वाला है। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि भाई जो मैनेजर है, एक मैनेजर है, उसको बड़ा वर्क बर्डन महसूस हो रहा था, उसने अपना काम किसी और अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को दे दिया, तो उस सिचुएशन के अंदर कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, तो ऑब्वियसली डेलीगेशन है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर तो वर्ड शब्द क्या लिखे होते हैं इस केस स्टडीज के अंदर, कि एक कंपनी है जिसके अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्होंने धीरे धीरे अपनी पावर बांटनी शुरू कर दी, एक तरीके से अथॉरिटी ट्रांसफर करनी शुरू कर दी। लेकिन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटा मोटा किसी एक आधे मैनेजर ने ये काम नहीं किया है। जितने भी मैनेजर हैं सबको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप अपने ऊपर से वर्क बर्डन हटाएं, और पूरी पूरी कंपनी के ऊपर ये पॉलिसी की तरह एप्लीकेबल हो गई ये चीज। तो उस चीज को पुकारते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। यानी इस चीज को दूसरे वर्ड्स में पता है क्या पुकारते हैं, इस चीज को दूसरे वर्ड्स में पुकारते हैं कि एक पॉलिसी है, अगर ये पॉलिसी पूरी की पूरी कंपनी में अप्लाई हो, यानी कंपनी के हर कोने में डेलीगेशन, हर कोने में डेलीगेशन। और डेलीगेशन का मतलब अपना काम खुद ना करके किसी और से कराओ, अपना काम खुद ना करके किसी और से कराओ। तो कंपनी के हर एक कोने में जब डेलीगेशन 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 ये हो रहा होगा, यानी जितने भी मैनेजर हैं वो अपना वर्क बर्डन हटाकर नीचे वालों को दे रहे होंगे, अपनी अथॉरिटी को डिस्पर्स कर रहे होंगे, बांट रहे होंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो बेसिकली जब एक कंपनी के अंदर मल्टीपल जगह डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन पुकारते हैं। डेलीगेशन एक छोटा वर्ड है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल मैनेजर जब अप्लाई करता है तो उसको नॉर्मल डेलीगेशन पुकारते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एक कंपनी की पॉलिसी की तरह होता है, पूरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। डेलीगेशन वन टाइम इवेंट है, एक बार आपने कर दिया दूसरी बार ना भी करो तो चल जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन वन टाइम इवेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आप कह रहे हो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कर दो डेलीगेशन, कल कह रहे हो कि नहीं वापस ले लो सारी पावर, ऐसे नहीं है। तो एक बार कर दिया आपने डिसेंट्रलाइजेशन तो फिर तो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, बार बार आप चेंजेस नहीं करते हैं। खैर, तो बेसिकली जहां हम थे डिसेंट्रलाइजेशन पे थे, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ही है, लेकिन थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी कंपनी में हर एक लेवल पर जब डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होता है, जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, तो ये मल्टीपल डेलीगेशन मिलके ही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाते हैं। तो इसके भी फायदे लगभग कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं, हालांकि थोड़े बहुत जरूर बदलेंगे, क्योंकि डेलीगेशन का मेन पर्पस क्या रहता था, अपने खुद के वर्कलोड को कम करना। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या रहता है, मेन इंपॉर्टेंस में मेन बात क्या आती है कि यहां अपना वर्क बर्डन कम करना नहीं है मेन पर्पस। यहां हमारा पर्पस है कि भाई
हमारे पास से काम वहां चला जाए तो इससे उनका भी मोरल अप हो, उससे वो भी काम में एफिशिएंट हो सके और साथ ही साथ हम मेन कोर इश्यूज पर ध्यान देकर बेटर क्विक डिसीजन ले सकें। तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो बेसिकली थोड़ी सी बातें बदलेंगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम डेवलप करते हैं सबऑर्डिनेट के बीच में कि आप भी इनिशिएटिव ले सके सबऑर्डिनेट का मोरल अप करने के लिए। हम भविष्य का मैनेजरियल टैलेंट डेवलप कर रहे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है वो फटाफट डिसीजन ले सके क्योंकि उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया अपनी मैक्सिमम पावर नीचे, तो वो मेन कोर इशू पर ध्यान देकर क्विक जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। बाकी ये भी एक फायदा तो हो ही जाता है कि भाई हमने अपना काम किसी और को तो दे ही दिया है, मिडिल लेवल वालों को दे दिया है, लोअर लेवल वालों को दे दिया है, तो रिलीव द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उनके ऊपर से वर्क बर्डन काफी कम हो जाता है। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ लाना आसान, कंट्रोल मैनेज करना आसान हो जाता है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर भी समाप्त।